नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 21 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको देखने वाले हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज को देख लेते हैं और यहाँ पर एक न्यूज आई है जिसका शीर्षक है इंडिया टू कंडक्ट एयरबोर्न रडार सर्वे ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। यानी कि भारत के द्वारा जो हिमालयन ग्लेशियर है उनका क्या किया जाएगा, रडार सर्वे किया जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सर्वे है वो कहाँ पर शुरू होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है लाहौल स्पीति बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे कि लाहौल स्पीति बेसिन में क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और आगे चल करके इस प्रोजेक्ट को इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में भी क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को कहां पर चलाया जाने वाला है। और मैंने क्या बताया, लाहौल स्पीति बेसिन, जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि दिस प्रपोजल हैज बीन इनिशिएटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि ये जो रिसर्च है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहां पर इस सर्वे को चलाने के पीछे का रीजन साफ साफ आपको दिखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया था, और यहाँ पर भारत को जो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि सन 2000 से लेकर के जो 2019 तक का जो सर्वे था, 20 सालों का जो सर्वे किया गया, उसमें भारत को 20वां रैंक दिया गया। याद रखिएगा, 20 सालों का सर्वे भी है और यहाँ पर भारत की रैंकिंग भी क्या है, 20 है। कहने का आशय ये है कि इस रैंक के अनुसार आपको ये समझ में आता है कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं के जो आने का कारण है वो कहीं ना कहीं हिमालयन ग्लेशियर के पिघलने को बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन, इन सभी को यहाँ पर रिसर्च करने की बात कही गई है। तो आपको इस न्यूज से जुड़ी हुई इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को क्या रखना है, याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और न्यूज आया है जिसका शीर्षक है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर टेक्स राइड इन एनर्जी स्वराज यात्रा बस बिल्ट बाय आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर। तो यहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल, जिन्हें हम निशंक भी कहते हैं, उन्होंने एनर्जी स्वराज यात्रा बस, जिसको कि डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, जो कि प्रोफेसर हैं किसके, आईआईटी बॉम्बे के, उनके द्वारा जो बनाया गया जो बस है उसमें उन्होंने क्या किया है, यात्रा किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बस है वो कंप्लीट एक रेसिडेंशियल बस है। यहाँ पर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी क्या करते, रहते भी हैं, और इसी बस के द्वारा वो पूरे इंडिया में क्या करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं। किसके लिए, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ सोलर पावर। ठीक है, तो यहाँ पर उनके द्वारा सोलर पावर के यूज को बढ़ावा देने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। और इसी बस में एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया है, थोड़ा सा कुछ दूर के लिए यात्रा की गई है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि द एनर्जी स्वराज यात्रा बिगेन इन 2020 एंड विल कंटिन्यू टिल 2030। ठीक है ना, तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई है और ये 2030 तक चलेगा। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर सोलंकी को मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऑफ सोलर एनर्जी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा के लिए यहाँ पर उन्हें क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किस स्टेट का, मध्य प्रदेश का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं और यहाँ पर एक न्यूज आई है जिसका शीर्षक है इंडिया फ्रांस वर्किंग ऑन थर्ड ज्वाइंट स्पेस मिशन। और ये किसके द्वारा कहा गया है, इसरो के जो चेयरमैन हैं के सिवन के द्वारा। यानी कि भारत और फ्रांस मिल करके थर्ड ज्वाइंट स्पेस मिशन क्या करने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये थर्ड स्पेस मिशन होगा, यानी कि भारत और फ्रांस के द्वारा इससे पहले 2 स्पेस मिशन कंडक्ट किए जा सके हैं। यानी कि आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। और पहला जो स्पेस मिशन था उसका नाम था मेगाट्रॉपिक। ठीक है, जो कि 2011 में किया गया था। और जो दूसरा स्पेस मिशन था उसका नाम है सरल एल्टिका,
जिसे कि 2013 में किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो दो पुराने मिशन है उनके नाम को याद रखना है। एक का मैंने नाम बताया मेगाट्रॉपिक 2011 में, और दूसरा है आपका सरल अल्टिका जिसे कि 2013 में किया गया था। ठीक है, और अभी जो है क्या किया जा रहा है, तीसरे मिशन के ऊपर बातचीत की जा रही है। यहां पर जो है इस मिशन का नाम आपको याद रखना, जिसे हम लोग बोल रहे हैं तृष्णा, जिसका फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो याद रखिएगा, इसका नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज तृष्णा या फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ तृष्णा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, जिसे कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा क्या किया जा रहा है, अभी कंडक्ट किया जाएगा। इसका असेसमेंट किया जा चुका है, अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आइए अब कुछ बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। यहां पर एक न्यूज आई है कि इंडिया जापान एग्री फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन इन पेटेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो क्या करेंगे, पेटेंट वेरिफिकेशन को लेके क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। यहां पर आपको याद रखना है दो बातें। पहला तो भारत और जापान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, और दूसरा कि ये जो एग्रीमेंट है वो कब हुआ है, तो फोर्थ रिव्यू मीटिंग बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड जापान पेटेंट ऑफिस। ठीक है, तो इन दोनों की जो मीटिंग हुई है, जिसे हम बोल रहे हैं फोर्थ रिव्यू मीटिंग, ठीक है ना, वहां पर यह फैसला लिया गया है कि इंडिया एंड जापान एग्री फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन इन पेटेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देश का नाम आप याद रखिएगा, और दूसरा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की बैठक में और कौन सी बैठक में जो है इसको आगे बढ़ाया गया है, यहां पर यह बातें कही गई हैं। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं। यहां पर टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड एक न्यूज है जो भारत के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। और यहां पर न्यूज क्या है कि सरथ मनिका पेयर मेक इट टू टोक्यो ओलंपिक, यानी कि उनके जो पेयर हैं उनको क्या किया गया है, टोक्यो ओलंपिक में वो जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। आइए देख लेते हैं इस न्यूज को। यहां पर जो है इंडियन टेबल टेनिस जो मिक्स प्लेयर हैं, इनका नाम है ए शरथ कमल, और दूसरा जो फीमेल खिलाड़ी उनका नाम क्या है, मनिका बत्रा। इनकी जो जोड़ी है, उन्होंने जो है वर्ल्ड नंबर 5 कोरियन पेयर्स को क्या किया, दोहा कतर में जो है हरा दिया। और यहां पर इनको हराने के बाद जो है इन्हें क्या मिल गया, टोक्यो ओलंपिक में जो है जगह मिल गई। तो आपको क्या याद रखना है, खेल का नाम, यानी कि टेबल टेनिस है ये खेल, और दूसरा है इन प्लेयर्स का नाम आपको याद रखना है, और उनका नाम क्या है, ए शरथ कमल और दूसरा मनिका बत्रा। आइए देख लेते हैं खेलों से जुड़े हुए दूसरे न्यूज को, और यहां पर शीर्षक क्या है, यशवनी क्लिंचेज इंडियाज ओनली गोल्ड। ठीक है, तो यहां पर जो है यशवनी सिंह देसवाल के द्वारा जो है भारत के लिए जो है एक गोल्ड मेडल जीता गया है, और वो किस में जीता गया है, तो वुमेन एयर पिस्टल में जीता गया है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यशवनी सिंह देसवाल ने शनिवार को डॉक्टर करणी सिंह रेस शूटिंग में विश्व कप के दूसरे दिन क्या किया है, महिला एयर पिस्टल में भारत का एकमात्र पदक जो है दिलाया है। ठीक है ना, और वो क्या है, स्वर्ण पदक है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब सिंगल गोल्ड मेडल आता है तो यहां पर उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनका नाम क्या है, यशवनी सिंह देसवाल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। और आज जो है 21 मार्च है, और मुझे लगता है कि जो 21 मार्च है वो हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज जो है वो 21 मार्च को मनाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पर जो है 21 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है जो जातिवाद के खिलाफ जो है क्या होता है, बातें की जाती हैं। पूरी दुनिया में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। और यहाँ पर जो है आपको थीम याद रखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डे है, क्योंकि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से क्या है, जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो इसका थीम क्या है, यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। थीम को जो है बार बार हर साल एग्जाम में जो है किसी ना किसी एग्जाम में इस डे को पूछा जाता है कि वर्ल्ड जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 मार्च। ठीक है, यहां पर जो है ट्विटर पर भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम है #फाइट रेसिज्म। ठीक है, तो थीम आपको याद रखना है, और ट्विटर पर जो है एक हैशटैग भी चलाया जा रहा है जिसका नाम है फाइट रेसिज्म। यहां पर जो है अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए, आखिर क्यों इस डे को हम लोग मनाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसकी पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि क्या है कि यहाँ पर जो है इसी दिन जो है साउथ अफ्रीका में जो एक शहर था जिसका नाम था शार्पविले, वहाँ पर जो है 1960 में जो है रंग भेद के कानून लाए गए थे, और उसी के खिलाफ वहाँ पर क्या हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे। और उसी प्रदर्शन को रोकने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, और जिसमें जो है 69 पीपल की क्या हो गई, डेथ हो गई। और यहाँ पर जो है इसी दिन को याद करने के लिए जो है इस डे को क्या किया गया, मनाना जाने लगा। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि आखिर में जो है किस लिए जो है इस डे को हम लोग मनाते हैं। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का शार्पविले शहर, जहां पर जो है पुलिस की कार्रवाई में जो है 69 लोगों की मौत हुई थी। और ये लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पर जो रंग भेद को लेकर के कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ ये लोग क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, आपको जरूर याद रखना है इसको। आज 21 मार्च है, और आज के दिन को हम वर्ल्ड पोइट्री डे के रूप में भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड पोइट्री डे जो है क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है यूनेस्को फर्स्ट एडॉप्टेड 21 मार्च एज वर्ल्ड पोइट्री डे ड्यूरिंग इट्स 38 जनरल कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन 1999। ठीक है ना। तो 1999 में सबसे पहली बार यूनेस्को के द्वारा जो है 21 मार्च को जो है वर्ल्ड पोइट्री डे के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका रीजन क्या है कि आखिर में ये वर्ल्ड पोइट्री डे क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो है अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडेंजर लैंग्वेज टू बी हियर्ड। तो यहाँ पर जो है जो लुप्त प्राय भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, देखिए जो कविताएं हैं वो हर भाषा में लिखी जाती है, और यहाँ पर जो है इसको मनाने का एकमात्र रीजन ये है, कविता को तो बढ़ावा दिया ही जाएगा लेकिन इसके साथ साथ वो भाषाएं जो कि लुप्त होने वाली उनको भी क्या होगा, सुनने का अवसर बढ़ेगा। ठीक है। तो यहां पर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड पोइट्री डे। यहां पर जो है 21 मार्च से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट डे है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज। ठीक है। तो यहां पर एक और, मैंने जैसे आपको कहा कि 21 मार्च एक ऐसा दिन है जिसे कि एग्जाम में आप कभी ना कभी देखने को आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट डेज जो है 21 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो है तीसरा इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता रहा हूं जो कि क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज। ठीक है। तो आप सभी को जानते हैं कि ये जो है क्या है, पर्शियन न्यू ईयर है। ठीक है। और हर साल जो है इसे 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। यहां पर दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द न्यू ईयर मार्क द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग सेशन एंड ऑन स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सभी कोई जानते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब, सभी लोगों ने साइंस पढ़ा। और यहाँ पर क्या होता है, द वेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है ना। तो इक्विनॉक्स है यानी कि यहाँ पर जो है दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये पहला दिन होता है किसका, स्प्रिंग सेशन का। ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक तरीके से ये क्या है, आपका न्यू ईयर है। तो किस समाज का, तो पारसी समाज का। यहां पर जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 21 मार्च को जो है इंटरनेशनल नौरोज डे के रूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाने लगा। और आपको याद रखना कि द फेस्टिवल वॉज एडेड टू द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2009 एंड द ओकेजन हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 2010। तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसे 2010 से इसकी शुरुआत की गई, और यहाँ पर जो नवरोज को जो है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में क्या किया गया, उसको 2009 में ऐड किया गया, और 2010 से लगातार इस दिन को क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनल नौरोज डे के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो नौरोज जो है वो 19 से 22 मार्च के बीच में कभी भी मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल नौरोज डे जो है वो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब चौथे इंपॉर्टेंट डेज को यहाँ पर देख लेते हैं, और वो डे क्या है, 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी, लेकिन एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है ही, लेकिन एक मानवता के नाम पर भी ये डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप सभी को पता है कि ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है। यहाँ पर जो है क्या होता है, जो बच्चे इसका शिकार होते हैं, एक जेनेटिक डिजीज है ये, सभी को पता है, और जो भी बच्चे इसका शिकार होते हैं उनको जो है समाज में जो है समाज की
प्यार की जरूरत है, उनके देखभाल की जरूरत है, ना कि उनके बहिष्कार की जरूरत है, ठीक है ना। तो एग्जाम के लिए तो ये डे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मानवता के आधार पर भी ये क्या है, हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर जो है 2012 से ही जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये जो है डे मनाया जा रहा है, यानी कि 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। और हर साल जो है 21 मार्च को हम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाते हैं, ताकि लोगों के बीच में जो है इस सिंड्रोम के बारे में जानकारी फैले। और यहाँ पर इसका थीम जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका इस बार थीम क्या है, वी डिसाइड। तो थीम आपको याद रखना है। लेकिन कोई भी बच्चा आपको अगर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित मिले तो उसे आपको बहिष्कार नहीं करना, उसको गलत नज़रों से नहीं देखना है। ये मेरी आपसे पर्सनल अपील है कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सोसाइटी में जो है डाउन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस को फैलाएं और खुद भी इन बातों का पालन करें। आइए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 21 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में भी क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज एन एनुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और इसकी शुरुआत भी 2012 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। और इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस डे को मनाने के पीछे क्या है। तो जितने भी तरह के जंगल पाए जाते हैं इस दुनिया में, उसके बारे में अवेयरनेस को फैलाना, उनकी जरूरत को बताना। तो यहां पर जो है इसके थीम को भी आपको याद रखना है। और इस बार का थीम क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। तो यहां पर जो है मैंने जो है जिसके जिसके थीम इंपॉर्टेंट है सभी डेज के जो है थीम आपको बताए हैं, ठीक है ना। और सभी थीम को आपको क्या कर लेना, नोट कर लेना है, क्योंकि ये 21 मार्च आपको किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी डे को जो है पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने इसका भी थीम यहां पर दे दिया है, जो कि क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने जो है आपको 42 अमेंडमेंट पढ़ाया था, आप सभी को याद भी होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वहां पर मैंने जो है 42 अमेंडमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा की थी और क्वेश्चन भी दिए थे। आज हम लोग जो है यहाँ पर 44th अमेंडमेंट को देखेंगे, क्योंकि अगर आप 42 अमेंडमेंट को पढ़ लेते हैं और इसमें जो भी गड़बड़ियां की गई थी हमारे संविधान में, उसको ठीक करने के लिए जो है 1978 में क्या किया गया था, 44th अमेंडमेंट किया गया था। तो याद रखिएगा कि 42 अमेंडमेंट में जो भी ऐसी चीजें डाली गई थी हमारे संविधान में, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए, जो हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं थी, उनको ठीक करने का काम किसके द्वारा किया गया, तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने क्या किया, 44th अमेंडमेंट को किया था, यानी कि 1978 में इसे किया गया था। तो आइए देख लेते हैं इस अमेंडमेंट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। यहां पर जो है पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रीस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको बताया था कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 साल से क्या कर दिया गया था, 6 साल बढ़ाकर कर दिया गया था। और यहां पर जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा फिर से इसे को रिवर्स कर दिया गया, और यहां पर इसे फिर से क्या कर दिया गया, 6 से 5 साल, ठीक है। तो याद रखना 42 अमेंडमेंट से 5 से 6 साल किया गया था, और 44th अमेंडमेंट से फिर से 6 से 5 साल किया गया। आइए पढ़ लेते हैं दूसरे पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रीस्टोर द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द कोरम इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 42 अमेंडमेंट में कोरम की व्यवस्था, कोरम क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो देश में संसद भवन को चलाने के लिए, यानी कि उनकी कार्रवाई को शुरू करने के लिए मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। और मैंने एग्जांपल भी दिया था पिछले क्लास में कि अगर लोकसभा की कार्रवाई आपको शुरू करनी है तो जब तक 55 मेंबर जो है क्या होंगे, लोकसभा में उपस्थित नहीं होंगे, तब तक जो है लोकसभा की कार्रवाई वहां का स्पीकर शुरू नहीं करेगा। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरम, जिसको अगर आप संख्या के रूप में जाने तो 55 है, और अगर प्रतिशत के रूप में जाने तो वो क्या है, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि 543। तो 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 54.3, यानी कि इसको हम लोग 55 ले लेते हैं। और यहां पर जो है इस कोरम की व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और यहां पर जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, कोरम की व्यवस्था को फिर से क्या किया गया, चालू कर दिया गया। आइए देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू
publication in newspaper of true reports of the proceeding of the parliament and state legislature, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है ना, तो जो भी प्रोसीडिंग चलती है पार्लियामेंट की उसको दिखाया जाता है टीवी में, समाचार पत्र में, ठीक है, इसको बताया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो एक तरीके से इसको क्या बोला गया कि ये संवैधानिक अधिकार है न्यूज़पेपर्स का कि वो क्या करें, रिपोर्टिंग करें किसकी, द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को, और चौथा पॉइंट क्या है, empower the president to send back once the advice of cabinet for reconsideration, but the reconsidered advice is to be बाइंडिंग ऑन दी प्रेसिडेंट। देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है राष्ट्रपति जो है अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो किसकी मर्जी पर काम करते हैं, तो कैबिनेट की मर्जी पर काम करते हैं। यानी कि कैबिनेट अगर जो काम करने के लिए कहता है, जो एडवाइस देता है, उसे मानना पड़ता है किसको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि प्रेसिडेंट को अगर उस एडवाइस से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसके किसी पॉइंट पर उन्हें क्या है आपत्ति है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस एडवाइस को एक बार क्या कर सकते हैं, कैबिनेट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट ने उस एडवाइस को क्या किया, बिना अमेंडमेंट किए या फिर अमेंडमेंट करके किसके पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो दोबारा जब ये एडवाइस उनके पास जाएगी तो उनके लिए क्या होगा, ये मानना उनके लिए बाइंडिंग होगा, वो इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको समझना यह है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कैबिनेट की एडवाइस को एक बार जो है रिकंसीडर के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, भेज सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसको। आइए देख लेते हैं इसके पांचवें पॉइंट को, और वो पांचवा पॉइंट क्या है, डिलीटेड द प्रोविजन विच मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फाइनल इन इशूइंग ऑर्डिनेंस। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन चालू नहीं रहता है तब सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति, राज्य क्या करते हैं, गवर्नर के सहमति पर क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं। लेकिन यहां पर कहा गया कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है वो क्या होंगे, आखिरी नहीं होंगे। जैसा कि किस कब कर दिया गया था, 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट क्या कर दिया गया था कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के अपील नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर क्या किया गया, उस प्रोविजंस को डिलीट कर दिया गया और बोला गया कि अगर जिस आधार पर प्रेसिडेंट और गवर्नर ने क्या निकाला है, ऑर्डिनेंस निकाला है, अगर वो आधार ही सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि जो आधार दिया गया था प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस निकालने के लिए अगर वो सही नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस ऑर्डिनेंस के जो इशू का जो घोषणा हुआ था उसको क्या कर सकता है, पलट सकता है, उसे खारिज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आ रही है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है, जो गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है कि नहीं। तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, इसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया गया, इसे फिर से जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया गया। आइए देख लेते हैं इसके 6 पॉइंट को, और 6 पॉइंट क्या है, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को लेकर के 44th अमेंडमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लाई गई थी। उसमें से एक क्या है कि यहां पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति शब्द के नाम पर जो है क्या किया गया था, तीसरा जो हमारा इमरजेंसी लगा दिया गया था। लेकिन यहां पर कहा गया कि जो आंतरिक अशांति है यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ये वर्ड कहीं पर भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है और इस वर्ड का मिसयूज हो सकता है फ्यूचर में भी। तो यहां पर क्या किया गया, एक बहुत ही जो है कड़ा वर्ड डाल दिया गया कि अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो वो आप किसके नाम पे लगा सकते हैं, एक तो आपका वॉर है और दूसरा होगा आपका आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है ना, यानी कि वॉर और आर्म्ड रिबेलियन के नाम पर आप क्या से लगा सकते हैं देश में, नेशनल इमरजेंसी। तो याद रखिएगा जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है उसे क्या कर दिया गया, संविधान से ही हटा दिया गया और यहां पर जो है उसके जगह पर क्या डाल दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या है, एक तरीके से डिफाइन वर्ड है कि जब देश में कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो रहा होगा, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा होगा, तभी जाकर के सरकार क्या कर सकती है, आंतरिक आपातकाल लगा सकती है। ठीक है ना, एक तो वॉर के नाम पर वो बाहरी आपातकाल लगाती है, दूसरा आंतरिक आपातकाल लगाने के लिए क्या यूज किया जाएगा,
आर्म्ड रिबेल। यहां पर देखिए 7वां पॉइंट देख लेते हैं कि मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। आपको याद होगा जो तीसरा इमरजेंसी 1975 में लगाया गया था, वहां पर जो है जब इसे लगाया गया तो सरकार के कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्रियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। तो यहां पर यह कह दिया गया कि जब तक कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, यानी कि कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट के सारे लोग जब तैयार होंगे तब एक रिकमेंडेशन किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और तब जाकर के राष्ट्रपति क्या सोच सकता है, नेशनल इमरजेंसी को लगाने के बारे में सोच सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गया था नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस के मिसयूज को रोकने। यहां पर जो 8वां पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है कि डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। आपने एग्जाम में जो है बार बार इसको क्वेश्चन को देखा होगा कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट्स के हटा दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, लीगल राइट। तो याद रखेगा 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। और यहां पर जो है 9वां पॉइंट तो और भी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, यहां पर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लागू है तो वो कौन से ऐसे 2 फंडामेंटल राइट हैं जो कि हमारे देश में उस समय भी लगे रहते हैं, जनता को मिलते रहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होता है, आर्टिकल 20 एंड 21। शुरू में ऐसा नहीं था, यहां पर जो है 44th अमेंडमेंट करके बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 में जो भी फंडामेंटल राइट जनता को दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट जो है नेशनल इमरजेंसी में भी उससे कोई छीन नहीं सकता, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में भी वो क्या होंगे, लागू रहेंगे। यहां पर एक लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, और वो पॉइंट क्या है, omitted the provisions which took away the power of court to decide the election disputes of president, vice president, prime minister and the speaker of lok sabha। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है तो आप कहां पे अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि हाँ वहां पर कोई धांधली हुई है कि नहीं, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये अभी हो रहा है, यहां पर जो क्या किया गया था 42 अमेंडमेंट में क्या किया गया था, इसे पलट दिया गया था और बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट है तो यहां पर जो है कोर्ट इसे डिसाइड नहीं कर सकता, जिसे कि फिर से 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया, पलटा गया और कहा गया अब जो है अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, जैसा पहले था कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगा, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन में जो है कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसे क्या किया जा सकता है, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इस मामले को कोर्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जो 42 में किए गए थे, 42 अमेंडमेंट में किए गए थे, जिससे कि संविधान का स्वरूप बदल रहा था, उसे जो है ठीक करने का काम किसमें किया गया, 44th अमेंडमेंट में। तो लगातार ये जो 42 अमेंडमेंट है और 44th अमेंडमेंट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और लगातार यहां से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब आज के करंट अफेयर्स और जो मैंने फैक्ट्स आपको पढ़ाए हैं उस पर जो है आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से जो है कौन किसको जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है रिमूव किया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का जो है आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सबसे बड़ा काम क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पर आंसर नहीं बताते हैं, बस हिंट देते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे आपके एग्जाम निकालने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है जो भी इस वीडियो को देखते हैं आप सभी क्या कीजिए, अपने अपने ऑप्शन जरूर लिख के भेजिए, गलती होने से डरिए नहीं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, लीगल राइट और मोरल राइट। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 क्या है कि व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आर्म्ड रिबेलियन को जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ऐड किया गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इन विच ईयर वॉज द मेगा ट्रॉपिक मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडिया एंड फ्रांस। अभी मैंने आपको इंडिया और फ्रांस के स्पेस मिशन को लेकर के जानकारियां दी हैं और मैंने आपसे पूछा है कि जो मेगा ट्रॉपिक जो मिशन था वो जो है किस वर्ष जो है भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो 21 मार्च है आज और उसे हम इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर मैंने पूछा है कि सबसे पहली बार जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे को जो है कब से इसकी शुरुआत की गई, कब मनाया गया। ठीक है, आपके ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 एंड 2013। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच पर्सन हैज बीन मेड द सोलर एनर्जी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किसे सोलर एनर्जी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है चेतन सिंह सोलंकी, चेतन लाल, के शिवन और विकास कुमार। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2021। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, डाउन सिंड्रोम डे का जो है थीम मैंने आपसे पूछा है और आपके ऑप्शन है वी डिसाइड, वर्ल्ड डिसाइड, पीपल डिसाइड और यू डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रॉम विच ईयर डिड द एनर्जी स्वराज यात्रा स्टार्टेड, यानी कि किस वर्ष जो है ऊर्जा स्वराज यात्रा जो है उसकी शुरुआत की गई थी। और ऑप्शन है आपके 2019, 2020, 2021 और 2014। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। मैंने पूछा है कि लॉन्ग टर्म 2000 से लेकर के 2019 तक के बीच का जो असेसमेंट आया है, ठीक है ना, उसमें जो है इंडिया का रैंक कितना है, और आपके ऑप्शन है 7, 10, 20 एंड 12। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डू नॉट गेट एबॉलिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होता है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 19, बी है आर्टिकल 20, सी है आपका आर्टिकल 21 और डी है बोथ बी एंड सी। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।